हेलो गाइस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में देख पढ़ेंगे। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यानी ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये एक्चुअली जो पर्यावरण संरक्षण है यानी एनवायरमेंट कंजर्वेशन है, उससे रिलेटेड है, यानी नेचर के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। और जब भी हम कभी नेशनल पार्क में किसी जानवर के बारे में पढ़ते हैं, या हम समिट्स वगैरह जब पढ़ते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए या एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, तो अक्सर इस संस्था का जिक्र होता है। और ये संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, या इसको हम लोग पॉपुलरली IUCN के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और ये अक्सर यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और ये आपको बार बार न्यूज में मिलती है। अब यहाँ पे देखो कि इस संस्था के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटाज हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो IUCN है, इसको बनाया गया था 1948 में। ठीक है, यानी इसको कहाँ पे बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1948 में फ्रांस में बनाया गया था। तो ऐसे कंडीशन में इसका एस्टेब्लिशमेंट फ्रांस में हुआ था। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये कब कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई और कब इस्टेब्लिश की गई। और इसका जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर इस समय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। यानी जो ग्लैंड नाम का एक शहर है, इस ग्लैंड नाम के सिटी में यानी स्विट्जरलैंड में ग्लैंड नामक प्लेस पर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में इसका कहाँ पे है? ग्लैंड या स्विट्जरलैंड में ग्लैंड नामक प्लेस पर इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर स्थित है। IUCN में बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं, यानी आप इसे देखो तो एक यूनियन है, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट्स मीन्स होता है देश, यानी जो देश होते हैं। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं, यानी नेशनल लेवल पे जो देशों की एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज उसमें हो सकती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो एनजीओज काम करते हैं, यानी इंटरनेशनल एनजीओज, वो हो सकते हैं। नेशनल एनजीओज जो है इसके मेंबर्स होते हैं। और जो इंडिजिनस पीपल्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो इसके मेंबर्स जो है वो होते हैं। तो IUCN का जो मेंबर यानी जो इसमें सदस्य होते हैं, वो इंटरनेशनल एनजीओ हो सकते हैं, नेशनल एनजीओ हो सकते हैं, कि कोई भी सरकारी संस्था हो सकती है, कोई देश होता है। तो ये सब जो है उसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में IUCN का जो कॉम्पोजिशन है वो इस तरीके से है, यानी इसमें ये सदस्य होते हैं। और 2017 में अगर आप देखो, तो 2017 में IUCN की जो सदस्यों की संख्या थी वो 1400 थी। यानी 1400 सदस्य थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये 1400 किस कैटेगरी से होंगे? इन्हीं कैटेगरी से होंगे, यानी देशों की संख्या, कुछ देश होंगे, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी, कुछ इंटरनेशनल एनजीओज होंगे, कुछ नेशनल एनजीओज होंगे। ठीक, तो ये सारे मिलकर के IUCN में सदस्य के रूप में अपनी भूमिका जो है वो प्ले करते हैं। और इनकी संख्या जो है 2017 का एक डेटा है, और इस डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 1400 संख्या है इनकी, जिसको आपको ध्यान रखना है। यही संख्या अभी वर्तमान कंडीशन में भी है। अब ये जो IUCN है, ये IUCN बेसिकली नेचर को कंजर्व करती है, यानी पर्यावरण को संरक्षित करती है। और पर्यावरण को संरक्षित करने के दौरान इसके द्वारा एक लिस्ट जारी किया जाता है, और उस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं रेड डेटा लिस्ट। कई बार एग्जामिनेशन में आया है कि रेड डेटा लिस्ट जारी कौन करता है, कौन सी संस्था जारी करती है, और रेड डेटा लिस्ट में एक्चुअली होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि IUCN जो है ये इसी के द्वारा रेड डेटा लिस्ट जारी किया जाता है। और रेड डेटा लिस्ट में ये क्या करते हैं कि उन जीवों को कैटेगराइज करके डालते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या जिनके ऊपर कोई संकट है, यानी जिनको कंजर्व करने की आवश्यकता होती है। इनके द्वारा एक लिस्ट तैयार की जाती है। तो रेड डेटा लिस्ट जो है वो IUCN के द्वारा जो है प्रिपेयर की जाने वाली एक लिस्ट होती है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो कि जो ये IUCN की लिस्ट है, यानी जो ये रेड डेटा की लिस्ट है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। और इसमें जो कैटेगरीज होते हैं, उन कैटेगरीज को आपको देखो कि ये कैटेगरी कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिन जीवों को सबसे ज्यादा खतरा होता है, उसको हम लोग ये इन्होंने किस में रखा है? एक्सटिंक्ट, यानी टोटल इनके द्वारा 9 कैटेगरी डिसाइड की गई हैं। और उन 9 कैटेगरी में जो ऐसे जीव जो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, उनको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद में ऐसे जीव जो पूरी तरीके से नहीं समाप्त हुए, उनको एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में कैटेगरी में रखा जाता है। एक कैटेगरी इनकी होती है क्रिटिकली, जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसको कहा जाता है गंभीर संकटग्रस्त जीव।
ठीक है। और एक्सटिंक्ट को हम लोग कहते हैं हिंदी में विलुप्त। तो एक्सटिंक्ट मतलब हुआ विलुप्त। ये कौन से हुए? गंभीर संकटग्रस्त। और उसके बाद में इनकी एक जो है कैटेगरी है एंडेंजर्ड, जिसको हिंदी में संकटग्रस्त कहते हैं। यानी ये क्या हुआ? संकटग्रस्त। और ये क्रिटिकली मतलब हो गया कि ज्यादा संकट है। तो गंभीर संकटग्रस्त। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। वल्नरेबल का मतलब होता है सुभेद्य। नियर थ्रेट का मतलब होता है जो निकट संकट के हों। और जो लीस्ट कंसर्न होते हैं ये संकट मुक्त होते हैं। ठीक है। डेटा डिफिशियंट का मतलब होता है जिनके बारे में हमारे पास में जो डेटास होते हैं वो डेटास की डिफिशियंसी होती है, यानी आंकड़ा जो है वो पर्याप्त नहीं है। और ऐसे कुछ होते हैं जिनके बारे में आंकड़ा ही नहीं है, यानी इनका जो है वो डेटा ही नहीं है कुछ, कि ये है कि नहीं है, क्या है, इसके डेटाज नहीं है। तो ऐसे में आईयूसीएन के द्वारा जो हमारे जीव होते हैं उन जीवों को 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और ये 9 कैटेगरीज आपको अक्सर ये वर्ड से आप अक्सर जो है वो इनसे आपका सामना होता है जब आप कभी भी कोई भी चीज अगर आप नेशनल पार्क वगैरह पढ़ते हो तो वहां पर। अब यहाँ पे देखो कि जैसे लीस्ट कंसर्न है, कोई भी जीव लीस्ट कंसर्न है, तो लीस्ट कंसर्न से अगर आप एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी जीव के समाप्त होने की संभावना बढ़ती जाती है। यानी पहले अगर वो लीस्ट कंसर्न है यानी उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद में अगर वो नियर थ्रेट आ गया यानी उसको थोड़ा सा संकट होना स्टार्ट हुआ, फिर वल्नरेबल यानी अब उसको पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर एंडेंजर्ड में हो जाएगा, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा, फिर वो जंगल से गायब हो जाएंगे, फिर जंगल से गायब होने के बाद में उनको अगर हो सकता है कहीं बचाया जाए तो फिर वहां से भी खत्म हो जाएंगे, तो वो जाकर के फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कैटेगरीज होती हैं जो कि रेड डेटा लिस्ट में बताया गया है। अब यहाँ पे देखो इनको हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इनको शामिल करते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं और उसमें क्या फॉलो करना होता है। तो एक्सटिंक्ट जो है यानी जो विलुप्त जीव होते हैं उसमें ऐसा होता है कि अब कोई डाउट नहीं बचा है कि इसका आखिरी जीव है जो है वो भी मर गया है। यानी मान लो कोई एक ऐसा जीव था और अब उसमें ये पता है कि यही जीव आखिरी था, लेकिन वो भी मर गया, तो यानी अब वो जीव क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया, यानी पूरी तरीके से पृथ्वी से समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट कैटेगरी में डाला इन्होंने। अगली इनकी कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। यानी ऐसे कुछ जीव होते हैं जो कि जंगल से खत्म हो रहे होते हैं। यानी अगर मान लो कि वो जंगल में नेचुरली नहीं पाए जा रहे हैं लेकिन उन्हें मनुष्य के द्वारा कहीं पर बचा के रखा गया है, जैसे चिड़ियाघर में पाए जा रहे हो, या किसी चिड़ियाघर में कोई जीव बच है कि उनकी संख्या सिर्फ 50 बची है। अब वो 50 जंगल में नहीं है लेकिन वो कहीं पर जो है कंजर्व किए गए हैं, तो वो वाइल्ड से यानी जंगल से तो खत्म हो गए लेकिन किसी दूसरी जगह पे है। तो वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं है, वो सिर्फ कहाँ से एक्सटिंक्ट है? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कहाँ पे? यानी जो नेचुरल हैबिटाट है वहां से वो जो है वो समाप्त हो गए, लेकिन अभी कुछ जगहों पर उनको बचाया गया है। अगली एक कैटेगरी होती है जिसको कहा जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या जिसको गंभीर संकटग्रस्त कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर संकटग्रस्त। ये ऐसे जीव होते हैं जिनकी संख्या पिछले 10 साल में इनकी 90% पॉपुलेशन कम हो गई हो। यानी कुछ ऐसे जीव जिनकी संख्या पिछले 10 साल में 90% या उससे ज्यादा जो है वो इनकी संख्या कम हो गई हो, तो ऐसे जीवों को कहा जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यानी अगर अब नहीं बचाया गया तो ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, यानी मोर देन 90% पॉपुलेशन इनकी डिक्रीज कर जाए सिर्फ 10 साल की टाइम पीरियड में, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। या ऐसे जीव जिनकी संख्या सिर्फ 250 बची हो, यानी ऐसे जीव जिनकी संख्या कितनी बची हो? सिर्फ 250, यानी 250 जो है वो मेंबर्स उसके बचे हों, और उनकी संख्या जो 250 है इसके बाद में 3 साल में इनका 25% जनसंख्या कम हो जा रही, यानी 250 भी है और उसमें 3 साल में इनका 25% डिक्रीज हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो आपको ध्यान रखना है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की दो क्राइटेरियाज हैं। पहली, या तो वो फुलफिल करेगी कि किसी भी जीवों की 90% पॉपुलेशन 10 साल में कम हो जाए,
90% पॉपुलेशन से ज्यादा 10 साल में कम हो जाए, या कोई ऐसे जीव हो जो कि जिनकी संख्या 250 ही हो और उनका 3 साल में 25% पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि 250 या उससे कम हो सकते हैं, 250 या उससे कम हो और उनका 25% 3 साल में डिक्रीज कर रहा हो, तो ऐसे में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में इनको शामिल किया जाता है। या क्रिटिकली एंडेंजर्ड की एक क्राइटेरिया और होती है कि इनमें हो सकता है कुछ ऐसे जीव हों जिनमें सिर्फ 50 या उससे कम ही जीव बचे हों। यानी अगर कोई एक ऐसे प्रजाति है जिसमें 50 या उससे कम ही जीव बचे हुए हैं, तो उन्हें क्या किया जाएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये 3 क्राइटेरिया आपको फॉलो रखना करना है। ये ध्यान में रखना है कि 10 साल में या तो 90% कम हो जाए तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएंगे, या 250 से कम पॉपुलेशन हो, हर तीसरे साल 3 साल में उनके 25% पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाए, तो फिर उन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा जाएगा। या कोई ऐसा जीव हो या कोई ऐसी प्रजाति हो जिसके 50 ही मेंबर बचे हुए हैं और 50 से कम है, तो उसको भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये 3 क्राइटेरियाज होती हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल होने के लिए किसी भी जीव के। तो आई होप आपको यहाँ तक ये 3 बातें यानी ये समझ में होगा, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब उसके बाद में अगली जो है वो एंडेंजर्ड है, यानी ये इसको क्या बोलेंगे, संकटग्रस्त। तो ये क्रिटिकली नहीं है लेकिन ये भी संकट में है। तो ऐसी कंडीशन में इनको आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ में क्या क्या क्राइटेरिया होता है। इनके साथ में क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी जीव जिसके 10 साल में यानी 10 पिछले 10 साल में इनकी पॉपुलेशन 70% या इससे ज्यादा डिक्रीज कर जाए, तो इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। कोई ऐसी स्पीसीज जिसकी 70% या उससे ज्यादा की जनसंख्या 10 साल में कम हो जाए, तो ऐसे में उसको किसमें शामिल कर दिया जाएगा, क्रिटिकली सॉरी एंडेंजर्ड कैटेगरी में, यानी संकटग्रस्त श्रेणी में उनको शामिल कर दिया जाएगा। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है 90% में क्रिटिकली एंडेंजर्ड और 70% में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया जाता है। या जो संख्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड में 50 थी, वो संख्या यहाँ पर 50 ना होकर के 250, यानी कोई एक ऐसे जीव हो जिनकी संख्या 250 बची हो या 250 से कम हो, तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये 2 क्राइटेरिया ध्यान रखना है, एंडेंजर्ड कैटेगरी के जो जीव होते हैं उनको इस आधार पर शामिल किया जाता है। उसके बाद में जो ये वल्नरेबल कैटेगरी है, इसको देखते हैं हम लोग कि वल्नरेबल कैटेगरी में क्या होता है। वल्नरेबल कैटेगरी में 10 साल यानी पिछले 10 साल में अगर किसी जीव की 50% जनसंख्या कम हो जाती है, तो ऐसे में या 50% या उससे अधिक जनसंख्या कम हो जाती है, तो ऐसे में इस जीव को वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। यानी अगर कोई एक ऐसा जीव है जिसमें पिछले 10 साल में उसकी संख्या आधी से ज्यादा कम हो गई, यानी 50% से ज्यादा डिक्रीज कर गई, तो ऐसे जीव को हम लोग सुभेद श्रेणी में शामिल कर देते हैं और फिर उनके कंजर्वेशन को बचा यानी बढ़ाने का काम करते हैं। और इनमें अगर संख्या वाली बात देखो आप, तो संख्या वाली बात में इनमें क्या हो कि अगर 10,000 से कम जीव अगर किसी भी जीव के बचे हों और उनमें 10% के रेट से कमी आ रही, यानी अगर किसी भी प्रजाति के 10,000 जीव बचे हों और हर साल अगर देखा जाए तो उनमें 10% की कमी आ रही हो 10 साल पे, यानी 10,000 से कम जीव बचे हों और हर 10 साल पे उनमें क्या हो 10% की कमी आ रही हो, तो ऐसे में उनको सुभेद श्रेणी में शामिल करेंगे। बिल्कुल क्लियर रखना है, यहाँ पे वहां पे 90% से ज्यादा, फिर वहां पे 70% से ज्यादा और यहाँ पे 50% से ज्यादा। ठीक है, वहां पे 250 से कम 25% जनसंख्या 3 साल पे कम हो रही हो, और यहाँ पर क्या है 250 से अधिक हो, और यहाँ पे संख्या जो है वो जो एंडेंजर्ड होते हैं इनमें 250 से कम परिपक्व सदस्य हैं जो कि वहां पर 50 थे। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 250 सदस्य जिनकी 3% से रेट से कमी और सदस्यों की संख्या 50, तो ये 50 यहाँ पे कितनी हो जाती है 250। वल्नरेबल कैटेगरी में 10,000 10% की दर से इनमें डिक्रीज हो और इनमें 10 साल में 50% के जो जीव अगर कम हो गए हों, तो इनको वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में नियरली थ्रेटेंड, ऐसे जीव होते हैं जिनको लगता है कि अगर इन्हें नहीं प्रोटेक्ट किया गया तो ये इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे,
यानी अगर इन्हें नहीं प्रोटेक्ट किया गया तो फिर इन्हें दिक्कत आ जाएगी, तो इनको नियरली थ्रेट जो है उस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में उनको शामिल किया जाता है जो कि थ्रेटेंड कैटेगरी में आने वाले होते हैं, जो कि थ्रेटेंड कैटेगरी में नहीं होते हैं पहले, यानी इन तीनों में से किसी में नहीं होते हैं, तो वो पहले इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग अलार्मिंग होता है कि पहले, इससे पहले कि ये वल्नरेबल में कन्वर्ट हो, इनको पहले ही बचा लिया जाए। ठीक है, और उसके बाद में एक श्रेणी ऐसे होते हैं जो कि लीस्ट कंसर्न्ड होते हैं, यानी इनकी पॉपुलेशन लगभग स्टेबल होती है और इनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, और फ्यूचर में इनके नष्ट होने की या इनके कमी होने की संख्या मतलब संभावना भी कम होती है। कुछ कैटेगरी होती है जिसमें डेटा वगैरह नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग को नहीं ध्यान रखना। अगर डेटा ही नहीं है तो उसके बारे में कैटेगरी में बस ये ध्यान रखना कैटेगरी होती है, बस उसमें जब डेटा ही नहीं है तो उसमें कुछ एग्जैक्ट हमें नहीं कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेड डेटा जो कैटेगरी होती है इसमें 9 कैटेगरीज डिसाइड की गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 कैटेगरीज में आपको ये जो 7 कैटेगरीज हैं ये एक्टिव दिखाई पड़ेंगी, दो ऐसी होती हैं जो इनएक्टिव होती हैं, जिसमें एक तो नॉन इवेलुएटेड वाली कैटेगरी और दूसरी जो है वो डेटा डिफिशिएंट कैटेगरी वाली। तो डेटा डिफिशिएंट कैटेगरी में डेटा ही नहीं होता है और जिनको एवेलुएट ही नहीं किया गया तो उनको हम लोग नहीं शामिल करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईयूसीएन की जो लिस्ट है इसमें आई होप आपको ये श्रेणी समझ में आई गई होगी कि ये श्रेणी में क्या क्या चीजें होती हैं, एंडेंजर्ड क्या होते हैं, वल्नरेबल क्या होते हैं, नियर थ्रेटेंड क्या होते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट क्या होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है।